हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम एनसीईआरटी साइंस कक्षा 7 का अध्याय 8 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो है 7 अध्याय हो चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 8वां अध्याय है पवन, तूफान और चक्रवात। तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। इस चक्रवात का पवन वेग कितना था? 200 किलोमीटर पर हावर था। मतलब 200 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था चक्रवात का पवन। कहाँ पर आया था? उड़ीसा के तट पर 18 अक्टूबर 1999 को। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर पर आवर के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। इससे क्या हुआ था? हज़ारों लोग ने अपनी जान गंवा दी थी। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई थी। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण मतलब विद्युत की सप्लाई को प्रभावित किया था। तो आप देख रहे हैं कि चक्रवात से जो है कितना नुकसान होता है। हमारा जो परिवेश है, परिवेश के अंतर्गत आने वाली जो हमारी संपत्ति हैं, कृषि है, परिवहन है, संचार है, विद्युत सप्लाई है, ये सभी जो है चक्रवातों से प्रभावित होते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि पवन, तूफान और चक्रवात क्या होता है। और चक्रवात को जानने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि पवन क्या होता है। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप को आरंभ करें, याद रखिए पवन क्या होता है। गतिशील वायु जो होती है उसी को हम पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वायु दाब कैसे डालती है, क्योंकि वायु के द्वारा दाब डाली जाती है। तो हम ये क्रियाकलाप के आधार पर जानेंगे कि किस प्रकार वायु जो है किसी वस्तु पर कैसे दाब डालती है। इस क्रियाकलाप में क्या दिखाया गया है, आप देख रहे हैं इसमें चित्र में कि एक टिन का डब्बा है। इसमें आधा जो है पानी भरा हुआ है और इसको मोमबत्ती के लौ से गर्म किया जा रहा है। और तब तक गर्म किया जाता है जब तक इसमें जो है उबाल ना आ जाए। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक इसको गर्म करते हैं जल को। उसके बाद कुछ देर उबाल आने के बाद इसके लौ को बंद कर देते हैं। फिर इसके ऊपर जैसे ही लौ बंद करते हैं, डिब्बे को जो है ढक्कन से पूरी तरह बंद कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बाहर से ठंडा जल इसके ऊपर गिराते हैं, टिन के ऊपर। तो आप देखेंगे कि टिन के डब्बे में कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे इस तरह परिवर्तन हो जा रहा है। तो ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, अभी आप जानेंगे कैसे इसमें परिवर्तन हो रहा है। डिब्बा
अथवा बोतल विरूपित क्यों हो जाता है? विरूपित क्यों हो जाता है मतलब उसमें विकृति क्यों आ जाती है? जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, क्योंकि जल क्या होता है? ठंडा होता है। अगर हम ठंडे जल को गर्म डिब्बे के ऊपर डालेंगे और डिब्बे के अंदर है क्या? गर्म जल है और उसमें वाष्प भी है, क्योंकि वो जल क्या हो रहा था? उसमें जल उबल रहा था, पानी उबल रहा था। उबलने की वजह से जो वाष्प है वो डिब्बे में ही उपस्थित है, और उस पर ठंडा जल डालने से क्या होता है कि जो भाप टिन के डिब्बे के अंदर उपस्थित है वो संघनित हो जाती है ठंडे जल डालने से, जिससे क्या होता है? भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि कुछ भाप जो है संघनित होकर जल के रूप में बदल जाता है, जिससे वायु की मात्रा जो है कम हो जाती है। और वायु कम होने से क्या होगा कि वायु का दाब डिब्बे के भीतर कम हो जाती है, और कम होने की वजह से क्या होता है? डिब्बा पिचक जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। तो आप देखें कि किस वजह से डिब्बा पिचका? वायु दाब की वजह से। वायु दाब कम हुआ तो डिब्बा पिचक गया, क्योंकि इसमें वायु की मात्रा कम हो गई डिब्बे के अंदर। तो इससे पता चलता है कि वायु क्या करती है? दाब डालती है। तो इस क्रियाकलाप से आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार जो है वायु दाब डालती है। अगला है हेडिंग, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। अब पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब कैसे घट जाता है, तो ये भी आप जानेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर लड़का है, एक प्लास्टिक की बोतल लिया है। अब प्लास्टिक के बोतल के आगे वाले सिरे पर वो छोटा सा आप देख रहे हैं कागज़ का टुकड़ा डालता है, और टुकड़ा ऐसा होना चाहिए कि वो बोतल के सिरे को पूरी तरह से ना ढके, बस थोड़ा सा आगे की तरफ रखा होना चाहिए। जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं इसी प्रकार होना चाहिए। उसके बाद आप उस डिब्बे में फूंक मारिए, मतलब उसमें मुंह के द्वारा वायु बोतल के अंदर फूंकिए, जिससे क्या होगा कि अंदर वायु जाएगी और वो फिर लौट के वापस आ जाएगी। कहने का मतलब ये जो आगे कागज़ रखा हुआ है मोड़कर, वो वायु के दाब से वो अंदर ना जाके वो बाहर आ जाती है, इसी वायु दाब की वजह से। तो इस प्रकार भी हम देखते हैं क्या होता है कि जैसे हम मुंह से फूंक मारते हैं तो इसके अंदर जो पहले से वायु इकट्ठा है बोतल के अंदर, वहाँ पर क्या होता है? दाब कम हो जाता है, और नीचे का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। ऊपर का दाब क्या होता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम फूंक मारते हैं, मतलब वायु का जो वेग है वो बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर वायु का दाब घट जाता है, और फिर वायु इस तरह वापस लौट के इसको बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ वायु का वेग अधिक होगा वहाँ पर वायु का दाब कम हो जाता है। अगर वायु वेग के साथ निकलेगी तो उस स्थान पर वायु का दाब कम हो जाता है। फिर अगला क्रियाकलाप है, आया है
एक डंडे के सहारे 2 गुब्बारों को बांधिए और उसके बीच में गैप कर दीजिए। फिर उस गुब्बारों के बीच में जो गैप है, उस गैप में आप मुंह से जो है फूकिए, जिससे क्या होगा, इन गुब्बारों के बीच वाले जगह में जो वायु होगा, वायु का दाब होगा, वो कम हो जाएगा। और वायु दाब कम होने की वजह से क्या होगा, जो उच्च वायु दाब होंगे वो निम्न वायु दाब की तरफ आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो गुब्बारे हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जब ऐसा हम करेंगे, बीच में जब फूंक मारेंगे तो यहाँ पर वायु का दाब कम हो जाएगा, यहाँ पर वायु का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और गुब्बारे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर उच्च वायु दाब होते हैं और यहाँ पर निम्न वायु दाब है। तो यहाँ पर ये प्रेशर डालते हैं गुब्बारों पर और ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं गुब्बारे। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम मुंह से फूंक मारेंगे तो वहाँ पर वायु दाब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्रियाकलाप 8.3 में ऐसा बताया गया है। फिर 8.4 में क्या बताया गया है कि आप कागज़ की एक पतली पट्टी लीजिए, जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरह आप एक पट्टी लीजिए। फिर उसके बाद एक सिरे को आप अपने अंगूठे और तर्जनी वाले अंगुली से पकड़ के रखिए और मुंह के पास ले जाइए। उसके ऊपरी सिरे से, जिस सिरे को आप पकड़े हैं, उसके ऊपर से आप खूब तेज़ी से फूंक मारिए। यहाँ से जैसे आप फूंक मारेंगे तो यहाँ पर वायु दाब घट जाएगी और यहाँ का नीचे का जो वायु दाब है इससे उच्च होता है। उच्च होने की वजह से ये दाब ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पर भी जो वायु दाब होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि वायु क्या होता है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ती है। मतलब जो पवन होता है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बढ़ती है। तो इस तरह जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, जैसे ही आप फूंक मारते हैं ये पट्टी सीधे हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। पट्टी क्या करती है, जो इस अवस्था में है वो इस अवस्था में आ जाती है पट्टी, क्योंकि यहाँ का जो वायु दाब है वो ज़्यादा है और यहाँ का वायु दाब कम हो जाता है, और यही ये ऊपर उठती है और इस पट्टी को ऊपर उठाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जहाँ वेग अधिक होगा वायु का, वहाँ पर वायु दाब धीरे धीरे घट जाती है। जैसे जैसे वायु का वेग बढ़ता जाएगा, यहाँ का दाब जो है घटता जाएगा। तो ये क्रियाकलाप करके आपको समझ में आया होगा। यही बताने की कोशिश की गई है इन क्रियाकलापों से कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब क्या होता है, घट जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम जिसके पहले क्रियाकलाप किए थे उसी का यहाँ पर व्याख्या किया हुआ है। देखते हैं क्या इसमें व्याख्या किया है। वैसे तो हमने बता दिया था पूरा, फिर भी देख लेते हैं। जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। तो हमने बोतल वाला बताया था, जब भी बोतल के मुख वाले सिरे के पास फूंक मारते हैं तो क्या होता है, वायु का वेग अधिक हो जाता है वहाँ पर। इससे वायु का दाब घट जाता है। वहाँ पर क्या होता है, वायु का दाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इससे क्या होता है कि बोतल के भीतर जो वायु दाब होता है उसके मुख के निकट के वायु दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेलती है। तो अभी हम यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है। यहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है और यहाँ पर वायु दाब उच्च हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इस कागज़ को
बाहर निकाल देता है। यही उच्च वायु दाब जो होता है उसको बाहर निकाल देता है। लिखा है ना, इसी कारण बोतल के भीतर की वायु जो होती है गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। दूसरा क्रियाकलाप जो हम गुब्बारे वाला देखे थे, आपने देखा है कि जब आप गुब्बारे के बीच फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। तो दोनों गुब्बारे क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, या तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु दाब किसी तरह कम हो जाए। तो जब भी हम बीच में फिर फूंक मारेंगे तो वहाँ की वायु दाब क्या होती है, कम हो जाती है। और उसके बाहर दूसरे तरफ दूसरी ओर क्या होता है, दाब अधिक होने की वजह से उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलते हैं। तो जो गुब्बारा यहाँ होगा वो इस तरफ ढकेलेगा और ये वाला इस तरफ ढकेला। इससे क्या होता है, दोनों पास आ जाते हैं क्योंकि यहाँ की वायु दाब उच्च होती है। अगले में हमने क्या देखा था कि जब आप कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। तो ये पट्टी जो नीचे की ओर होती है, जब हम यहाँ पर सीधे फूंक मारते हैं तो ये पट्टी ऊपर उठ जाती है क्योंकि यहाँ की वायु दाब क्या होती है, यहाँ की वायु दाब से उच्च हो जाती है और इसे ऊपर उठा देती है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज़ से फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। तो पट्टी के ऊपर दाब कम होने की वजह से ही पट्टी ऊपर उठती है क्योंकि उसके नीचे का दाब अधिक होता है जो उसे ऊपर उठाता है। हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। इन्हीं से जो है साइंस में पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं क्रियाकलापों से बनते हैं। तो क्रियाकलाप जितने भी सभी चैप्टर में दिए गए हैं अच्छे तरीके से उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि आप जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। तो जो गतिशील वायु होती है क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। तो अभी हमने इसमें बताया कि पवन जो होती है क्या होती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती है। अगर यहाँ का वायु दाब ज़्यादा है और यहाँ का वायु दाब कम है तो वायु यहाँ से यहाँ की ओर बहेगी, ऐसे बहेगी। तो हमेशा जो है पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है, ये आपको याद रखना है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, वायु दाबों में जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला हेडिंग है गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। तो ये आपको जानना है कि गर्म किए जाने पर अगर वायु को गर्म करते हैं तो वायु का प्रसार होता है, मतलब वायु का प्रसार होता है। अभी ये कैसे होता है इसको हम इस क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे। इसमें क्या फिगर से आपको पता चल जाएगा, बस आपको फिगर देखना है, समझना है। पहले में क्या दिखाया है कि क्वथन नली के मुख पर बंधा गुब्बारा, एक यहाँ पर परख नली ली गई है और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एक क्वथन नली लीजिए, नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के
तक ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ़ का जल, ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं आप कि ये क्वथन नली है। क्वथन नली के एक सिरे पर जो है गुब्बारा बांधा गया है और उसके दूसरे सिरे को जो है एक गर्म जल बीकर में रखा गया है। बीकर में आधा जो है जल रखा गया है और उसमें उस परख नली को डाला गया है और गुब्बारे वाला जो मुंह है उसको ऊपर रखा गया है। अब कुछ देर बाद 3-4 मिनट बाद क्या देखते हैं कि गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली में क्या होता है कि गुब्बारे में जो है उसमें गर्म वायु इकट्ठा हो जाती है, जिससे गुब्बारा ऊपर की ओर आ जाता है। जो नीचे की ओर गिरा हुआ है गुब्बारा वो थोड़ा सा फूल जाता है, मतलब उसमें प्रसार हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वायु में जो है प्रसार हुआ है। और तीसरे वाले में क्या होता है, जब हम उसे ठंडे जल में रख देते हैं तो क्या होता है कि उसमें प्रसार ना होके घट जाता है, मतलब अंदर की ओर चली जाती है। उसकी जो बाहर की ओर जो निकला हुआ भाग है गुब्बारे का वो अंदर की तरफ चली जाती है। तो ठंडे जल में डालने से क्या हुआ, संकुचन हुआ, मतलब प्रसार नहीं हुआ, वायु में प्रसार नहीं हुआ जब उसे ठंडे जल में परख नली को डालते हैं, क्वथन नली को। अब अगले क्रियाकलाप पर हम पहुंचते हैं। तो इस क्रियाकलाप से हमने क्या जाना कि वायु में क्या होता है, गर्म वायु में प्रसार होता है और ठंडे वायु में संकुचन होता है, प्रसार नहीं होता। दिया है कि समान आमाप की कागज की 2 खाली थैलियां और कागज के 2 खाली कप लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी के किसी छड़ के 2 किनारों से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियां और कपों का मुख नीचे की ओर रहे। सावधानी, जब ही मोमबत्ती को सावधानी से पकड़े, या ध्यान रखें कि उसकी लौ कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर रहे। छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़े जैसे कि किसी तराजू में करते हैं। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें। देखिए क्या होता है, थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं ये कागज़ की थैली है और इसका मुंह नीचे से खुला हुआ है और बीच में धागा लेकर लटकाया गया है, बिल्कुल तराजू की तरह। अब क्या किया गया है, पहले वाले कागज़ का जो मुंह है उसके सामने जलती हुई मोमबत्ती रख देते हैं। मोमबत्ती इतना नीचे होना चाहिए ताकि इसके कागज़ पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, बस इसका जो लौ है वो इसके अंदर जाना चाहिए। तो इससे जाने से आप क्या देखते हैं कि इसका भाग जो है उठ जाता है ऊपर की तरफ और ये थोड़ा नीचे चली जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो गर्म वायु होती है उसका भार हल्का होता है, ठंडी वायु की अपेक्षा गर्म वायु हल्की होती है। इससे ये पता चलता है, यही यहाँ पर समझना था आपको कि गर्म वायु हल्की होती है या भारी होती है ठंडी जल की अपेक्षा। तो यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। तो एक चीज़ आपको समझने को मिला कि जो गर्म वायु होती है वो ऊपर की ओर उठती है हमेशा। जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है वह थैली को ऊपर ले जाती है। तो क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। हाँ, सही है, ये सच है कि गर्म वायु जो होती है ठंडी वायु से हल्की होती है।
यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। तो एक चीज़ आपको ये भी पता चला कि गर्म वायु जो होती है उसमें प्रसार होता है, गर्म किए जाने पर वायु में प्रसार होता है और वह अधिक स्थान भी घेरती है। जब कोई दो वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती हैं तो वह हल्का प्रतीत होती हैं। यहाँ पर लिखा है जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्का प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु जो होती है ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। तो ये हम पहले बता चुके हैं। यही कारण कि आप धुआं देखेंगे हमेशा ऊपर की ओर उठता है। कुछ भी अगर आप जलते हुए देखते होंगे तो अगर उसमें से धुआं निकल रहा होता है तो वो धुआं हमेशा क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। क्यों होता है? क्योंकि वो गर्म वायु होती है, इसीलिए वो ऊपर उठता है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। तो जब भी गर्म वायु जो है ऊपर की ओर उठती है तो उस स्थान पर क्या होता है, वायु का दाब क्या होता है, कम हो जाता है। और उस स्थान पर जो वायु कम हो जाता है, जहाँ दाब कम हो जाता है, तो उस दाब कम हुए वायुदाब के स्थान को घेरने के लिए क्या होता है, ठंडी वायु जो होती है उसका स्थान घेर लेती हैं। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास क्षेत्र की जो ठंडी वायु होती है प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। यही हमने बताया। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं। इससे क्या होता है वायु में, मान लीजिए यहाँ पर जो है निम्न वायुदाब है जहाँ पर गर्म वायु ऊपर उठकर ऊपर चली गई और इसके आसपास की वायु क्या है, ठंडी है। क्या है? ठंडी वायुदाब है। तो ये यहाँ पर इसका स्थान घेरने चली आती है। ये तो ऊपर उठ के ऊपर चला जाता है और ये ठंडी वायु आकर यहाँ स्थान घेर लेती हैं। तो आप देख रहे हैं ये संवहन धाराएं ऐसे चलने लगती हैं। इसी प्रकार संवहन धाराएं बहने लगती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। तो पवन धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं कि पृथ्वी पर जो असमान रूप से गर्म हो जाता है जब पृथ्वी, तो उसी कारण जो है पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो एक एक करेंगे कैसे होती हैं। यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियाँ हैं। पहला हमारा है भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। किस प्रकार जो है भूमध्य रेखा पर और ध्रुवीय क्षेत्रों पर असमान रूप से वायु गर्म होता है और उसकी वजह से पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। संभवतः आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम उष्मा मिलती है। भूमध्य रेखा आप जानते हैं, अगर ये पृथ्वी है तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होता है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है, इसके ऊपर उत्तर की तरफ और इसके नीचे दक्षिण की तरफ लगभग आप 30 डिग्री मान सकते हैं। 30 डिग्री का जो क्षेत्र होता है ऊपर नीचे, वो किसके अंतर्गत आता है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो माना जाता है। तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ पर जो है असमान रूप से गर्म वायु होती है यहाँ पर। और ये गर्म वायु क्या होती है, ऊपर उठकर ऊपर जाती है और यहाँ पर जो ध्रुवों पर ठंडी वायु जो होती है वो नीचे की तरफ बहती है। क्या होती है, ध्रुवों से वायु नीचे की तरफ आती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वायु क्या होती है, ऊपर उठकर चली जाती है और यहाँ पर स्थान खाली हो जाता है। तो उस स्थान को घेरने के लिए ध्रुवों से पवनें यहाँ पर आती हैं। इसी प्रकार दक्षिण जो ध्रुव होता है वो ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये भी जो वायु है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और ये उच्च वायुदाब वाले वायु जो ठंडी वायु है उसका दाब उच्च होता है और वो ऊपर की तरफ आती है। आप देख रहे हैं इस तरह संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है, पवन की संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है इस प्रकार।
तो जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है। किस वजह से गर्म होती है? सूर्य के ताप की वजह से भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो, वहाँ की जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है। गर्म वायु क्या होती है? ऊपर उठती है, गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। तो यही अभी हमने बताया फिगर से। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं इसी प्रकार पवन धाराएं क्या होती हैं? उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। उत्तर और दक्षिण से क्या होती हैं? भूमध्य रेखा की ओर तरफ बहती हैं। तो ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से बहेंगी नीचे की तरफ और यहाँ से ऊपर की तरफ, दक्षिण से ऊपर और उत्तर ध्रुव से नीचे की तरफ बढ़ेंगी। तो यहीं पर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं संवहनीय धाराएं ऐसे चलती रहती हैं। यहाँ पर लिखा है कि ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। कहने का मतलब 60 डिग्री से 90 डिग्री तक जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री जो होता है वो उत्तरी ध्रुव होता है, और 90 डिग्री नीचे का जो अक्षांश होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। तो वहाँ से 60 डिग्री के अक्षांश तक जो होता है वहाँ की वायु ठंडी होती है। फिर 60 डिग्री से नीचे जाते हैं, जब 0 डिग्री तक पहुँचते हैं, जो भूमध्य रेखा कहलाता है। 60 से 0 डिग्री या 0 से 60 कह सकते हैं। 0 अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश तक का जो क्षेत्र होता है वो, वहाँ की वायु क्या होती है? गर्म होती है। लेकिन 60 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री के अक्षांश तक, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, उनके बीच की वायु क्या होती है? ठंडी होती है। और ठंडी वायु क्या होती है? जहाँ पर गर्म वायु होती है वहाँ पर वो बहने लगती हैं, क्योंकि गर्म वायु क्या होती है? गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और वहाँ का स्थान घेरने के लिए ठंडी वायु जो है बहने लगती है। उसी को क्या बोलते हैं? संवहनीय धाराएं या पवन धाराएं बोलते हैं उसी को। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। यही हमने बताया कि ध्रुवों से जो ठंडी वायु होती है वो प्रवाहित होने लगती है भूमध्य रेखा की तरफ, जहाँ पर गर्म वायु मौजूद थे पहले से। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है। तो ये हमेशा होता रहता है। इस प्रकार हम समझते हैं कि के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 30 से 60 डिग्री के बीच जो वायु होती है वो क्या होती है? गर्म होती है। और गर्म होने की वजह से क्या होता है? वायु ऊपर की ओर उठता है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच ऐसा होता है, पवन ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगता है। और वो जब स्थान खाली हो जाता है तो ध्रुवों से वायु नीचे की तरफ आती है। उसी को संवहनीय धाराएं बोलते हैं, पवन धाराएं। यहाँ पर दिया है पवन की प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो उत्तरी ध्रुव होता है वहाँ से दक्षिण की तरफ, और जो दक्षिण ध्रुव होता है वहाँ से उत्तर की ओर पवन की दिशा होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो दिशा में जो ये परिवर्तन होता है किसकी वजह से होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती रहती है, उसी को घूर्णन कहते हैं। इसी वजह से संवहनीय धाराओं में दिशा में परिवर्तन होता है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। इसमें समुद्र समीर और थल समीर के बारे में जानेंगे। इसके पहले जो अध्याय 4 हमने पढ़ा था उसमें हमने बताया था समुद्र समीर क्या होता है और थल समीर क्या होता है। फिर भी एक बार जान लेते हैं। अगर गर्मियों की बात करें, ग्रीष्म काल में जो स्थल का जो क्षेत्र होता है वो अधिक तेज़ी से गर्म होता है। कब? गर्मियों में। और अधिकांश समय
थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। तो जो स्थल होता है उसका ताप ज़्यादा समय तक रहता है और समुद्र का जल जल्दी ठंडा होता है। तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, क्योंकि स्थल क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा नहीं होता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, थल के ऊपर बहने वाली जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और वहाँ का स्थान खाली हो जाता है और इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती हैं। तो इससे क्या होता है, जो समुद्र के ऊपर जो बहने वाली वायु होती है वो क्या होती है, वो ठंडी होती है। किसकी अपेक्षा, स्थल की ओर बहने वाली वायु जो होती है। जब वो ऊपर वायु चली जाती है गर्म होकर, स्थल की वायु, तो उसका स्थान घेरने के लिए समुद्र से वायु बहकर स्थल की तरफ आती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, समुद्र समीर। और यही होता है हमारा मानसूनी पवन। यह मानसूनी पवन होती है। जब समुद्र से स्थल की ओर पवन बहती है तो उसको क्या बोलते हैं, मानसूनी पवनें। जो केरल से आती हैं, आपको पता होगा, दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है हमारा भारत में। अगर बात करें तो केरल से शुरुआत होती है मानसून की। 1 जून माना जाता है कि 1 जून से जो है मानसून आता है दक्षिण पश्चिम से। अभी हम आगे बताएंगे, दिया है उसमें। मानसून शब्द जो होता है उसकी उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऋतु। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द किससे हुई है, मौसम से हुई है। मानसून की उत्पत्ति, अर्थ क्या होता है मौसम का, ऋतु। तो ये आप थोड़ा सा पॉइंट है छोटा, उसको आप जानिए। दिखाया गया है थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थल के असमान तापन से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है। ये मानसून पवनें अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर आती हैं। तो आप देख रहे हैं ये भारत का नक्शा है, आप देख रहे हैं ये ऐसे बना हुआ है। तो ये भारत का नक्शा है, इसके नीचे हिंद महासागर है। तो यहाँ पर जो राजस्थान जो क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु कैसी होती है, उष्ण होती है। इस वजह से यहाँ की जो पवनें होती हैं वो गर्म होकर क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने की वजह से क्या होती है, यहाँ पर जो स्थान खाली हो जाता है और यहाँ की दाब जो है, वायु दाब निम्न हो जाता है। तो इसका स्थान घेरने के लिए क्या होता है, कैसे, जो दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है। ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पश्चिम है। तो यहीं से जो है हमारा मानसून बनता है। ये सबसे पहले केरल में पहुंचता है और केरल से होता हुआ ऐसे मुड़ जाता है, बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर नई दिल्ली, फिर राजस्थान में पहुंचता है। तो इस प्रकार जो है मानसूनी पवनें आती हैं इसी प्रकार भारत में, और शीतकाल में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। शीतकाल में या सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। तो समुद्र से जो आने वाली पवन होती है उसके साथ क्या होती है, जलवाष्प होती है, और यही जलवाष्प संघनन की क्रिया द्वारा क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। यह प्रक्रम जलचक्र का एक चरण होता है, क्योंकि समुद्र से जल का वाष्पन हुआ, जलवाष्प बना और उस जलवाष्प से बादल बने, और वही बादल जब संघनित होकर क्या करते हैं, बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। फिर वही वर्षा सागर में चले जाते हैं। वही जल की बूंदें जो होती हैं धीरे धीरे इकट्ठा होकर वो भूमिगत जल में चली जाती हैं, कुछ समुद्रों में चली जाती हैं, कुछ तालाबों में चली जाती हैं। फिर वही जल जो है सूर्य के प्रकाश के द्वारा वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है, फिर उससे बादल का निर्माण होता है।
फिर संघनन की प्रक्रिया द्वारा बूंद के रूप में वर्षा के रूप में नीचे पृथ्वी पर चली जाती हैं। तो ये प्रक्रिया जल चक्र कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जल चक्र कहलाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अभी हमने बताया था बादल वर्षा लाते हैं, आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसा गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाएं। तो यहाँ पर एक कविता दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं। इनसे मनुष्यों, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए क्या होता है? संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसी दो घटनाओं के बारे में दिया गया है, एक है तड़ित झंझावत और दूसरा है चक्रवात। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे। तड़ित झंझा क्या होता है? तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण क्या होता है? ऊपर की ओर उड़ती हुई पवन प्रबल हो जाती है। तो जब ताप में वृद्धि होता है तो वायु क्या होता है? ऊपर की ओर उठ जाता है और तेजी से उठता है। पवन वायु में पहले से विद्यमान पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर ले जाती हैं, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से, मतलब दोनों के बीच रगड़ होता है। जो जल बूंदे के रूप नीचे गिरता है और जो वायु गर्म होकर तेजी से ऊपर की ओर उठती है, उन दोनों के बीच परस्पर रगड़ होता है, क्रिया होता है। उससे क्या होता है? बिजली या तड़ित कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटनाओं को क्या कहते हैं? तड़ित झंझावत कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तड़ित झंझावत होता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। कैसे होता है? जब मौसम जो है अगर गर्म हो जाता है तो गर्म मौसम में क्या होता है कि वहाँ की वायु जो होती है वो ऊपर उठने लगती है गर्म होकर, और वो गर्म होकर जब ऊपर उठती है तो उसका वेग कैसा होता है? काफ़ी तीव्र वेग से वो पवन ऊपर उठता है, और पवन वायु में जो है पहले से विद्यमान जल की बूंदें होती हैं उसके साथ ऊपर उठती है, उसे ऊपर ले जाती है, और वहाँ पर ताप क्या होता है? कम होता है। और ताप कम होने से क्या होता है? संघनन होता है। संघनन होने की वजह से बूंदों के रूप में वो जलवाष्प क्या होता है? नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो तेज़ी से नीचे आते हुए बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई जो वायु होती है, उनके बीच क्या होता है? घर्षण होता है, रगड़ होता है। उससे क्या होता है? बिजली उत्पन्न होती है और वो कौंधती है, जिससे क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? तड़ित झंझावत। क्या कहा जाता है? तड़ित झंझावत कहा जाता है। यहाँ पर क्या दिया है कि यदि झंझा के साथ तड़ित बिजली भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावत कहते हैं। तो झंझावत के साथ अगर बिजली गिरता है तो उसे तड़ित झंझावत कहते हैं। इसे हम निम्नलिखित सावधानियाँ बरतना चाहिए। जब भी तड़ित झंझावत आते हैं तो हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो चीज़ हम जानेंगे। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय ना लें जो अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें। खुली ज़मीन पर तो नहीं लेटना चाहिए कभी भी। धातु की डंडी वाले छत का उपयोग ना करें। धातु वाली डंडी के जो छाते होते हैं उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की डंडी है, छाते में लगी हुई है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं।
खिड़की के निकट ना बैठें। तो कभी भी जब भी बिजली कौंधती है, तड़ित झंझावत आते हैं, तो कभी भी आपको खिड़की के नीचे नहीं बैठना चाहिए। खुले गैराज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं, तो यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। तो ये सुरक्षित स्थान माने जाते हैं जो कार बस के जगह होते हैं। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। तो जो तड़ित झंझावत होते हैं, इसको आप उच्च कक्षाओं में विस्तार में पढ़ेंगे। खैर इतना जान गए तो बहुत है समझने के लिए। अब तड़ित झंझावत से कैसे चक्रवात बनता है। आप जानते हैं जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जल को द्रव से वाष्प में बदलना अगर है तो आपको किसकी आवश्यकता होगी। तो वाष्प को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो बादल बनने से पहले क्या होता है, जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। तो वही ऊष्मा जो जल वायुमंडल से ऊष्मा लेता है और वाष्प में परिवर्तित होता है, तो वही जब बूंदों के रूप में पृथ्वी पर नीचे गिरती है तो वह पुनः क्या करता है, उस ऊष्मा को वायुमंडल में निर्मुक्त कर देता है। और निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से क्या होता है, आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है जिससे वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। तो केंद्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब होने की वजह से वहाँ पर उच्च दाब वाली वायु उच्च वेग से गति करने लगती है केंद्र की तरफ। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वायु के वेग की अनेक प्रत्येक। तो ऐसे क्षेत्र का निर्माण होता है जिनके चारों ओर उच्च वायु के वेग की अनेक प्रत्येक कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, चक्रवात। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले क्या होते हैं, कुछ कारक होते हैं। तो जो वायु वेग होते हैं और वायु दिशा होती है, चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक होते हैं। चक्रवात की संरचना यहाँ पर दी गई है कि आप देख रहे हैं केंद्र में इसका केंद्र है, यहाँ पर दाब जो है निम्न होता है और इस तरफ वायु दाब ज़्यादा होता है। तो पवनें जो है इस तरफ बढ़ती हुई आती हैं चारों तरफ, और इस तरह वो एक चक्रवात का रूप ले लेती हैं। इसी तरह जैसे जैसे वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। आप देख रहे हैं ऐसे आते हुए, फिर ऐसे, फिर यहाँ से आते हुए। तो इस तरह जो है धारा प्रवाह होता रहता है। धारा प्रवाह इस तरह दिखाया गया है, किस तरह आगे बढ़ता है। करने के लिए
शांत क्षेत्र होता है। तो केंद्र कैसा होता है चक्रवात का? केंद्र शांत क्षेत्र होता है। इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? झंझा का नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है। तो कोई विशाल चक्रवात क्या होता है? वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता एक पिंड होता है जो पृथ्वी तल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होता है। तो आप सोच सकते हैं ये जो चक्रवात होते हैं लगभग पृथ्वी से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठते हैं। चक्रवात के नेत्र का व्यास क्या होता है? 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। तो नेत्र पर यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है। तो इस नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर साइज का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग का पवन जो होता है वो 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि नेत्र के चारों तरफ बादलों का क्षेत्र कितना होता है? लगभग 150 किलो माप का 150 किलोमीटर। और इस क्षेत्र में जो उच्च वेग की पवन होती है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से बहती है? 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। तो ये चित्र में दिखाया गया है इस प्रकार पवन बहती हुई, फिर यहाँ से पवन बहती हुई एक वो रूप ले लेती हैं। यहाँ से बहती हुई ऐसे ऐसे घूमने लगती हैं ऊपर की तरफ। आप देख रहे हैं इस तरह से पवन जा रही है घूमती हुई, ऐसे 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 करके चली जाती है। इसी को क्या कहते हैं? चक्रवात। चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। तो चक्रवात से बहुत सारे विनाश होती, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, टेलीफोन सेवा, संचार सेवा सब बंद हो जाते हैं। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर ढकेलती हैं। तो तेज पवन क्या करती हैं? समुद्र के जल को उसके तटों की ओर ढकेलती हैं, भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हों। तो चक्रवात तटों से चाहे जितने किलोमीटर दूर हैं, लेकिन जो तेज पवनें होती हैं वो क्या करती हैं? समुद्र के जल को तटों की ओर ढकेलती हैं। ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। तो जब भी चक्रवात आने वाला होता है तो ये संकेत देते हैं जब वे समुद्र के जल को ढकेलती हैं उसके तटों की तरफ। तो ये संकेत बताती हैं कि चक्रवात आने वाला है। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उन्हें आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो ये जो जल की लहरें उठती हैं वो बहुत ही घातक होती है, विनाशकारी होती हैं। अगर उसकी चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उड़ जाता है। तो चक्रवात के नेत्र में क्या होता है? निम्न दाब होता है, जिसके कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उड़ जाता है। और उठता हुआ जल जो होता है वो कितना मीटर ऊंचा होता है? 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ऐसा लगता है मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणामस्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है,
जिससे जीवन और संपत्ति को गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसमें जो है खनिज तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है उसके ऊपरी वाले परत पर, और वो जल के साथ क्या करती हैं, बह जाती हैं, जिसकी वजह से मृदा की उर्वरता क्या होती है, घट जाती है। तो इस तरह जैसे ही समुद्र से पानी आता है, उठता है चक्रवात से, तो ऐसे उठते हुए जाता है और ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए ये तट है, इस तट पर पहुँचते ही यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको क्षति पहुँचाना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पर जो मृदा होती है वहाँ उसके ऊपरी परत से वो जो ऊपरी उपजाऊ तत्व होते हैं उसको बहाकर दूसरे जगह लेकर चली जाती है, जिससे क्या होता है, मृदा की उर्वरता घट जाती है। तो इस तरह जो है विनाशकारी होते हैं। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा क्या करती है, बाढ़ की स्थिति को और भयावह बना देती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह जल ऊपर उठ गया है चक्रवात की वजह से। यही विनाशकारी होते हैं। जब ये तटों पर पहुँचती हैं तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए विनाशकारी होते हैं। तो चक्रवात विश्व के विभिन्न भागों में चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिए। अमेरिका में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, हरिकेन। क्या, हरिकेन। अमेरिकी क्षेत्र में चक्रवात को क्या कहा जाता है, हरिकेन। फिलीपींस और जापान में टाइफून कहा जाता है चक्रवात को। तो फिलीपींस और जापान में चक्रवात को क्या कहा जाता है, टाइफून। ये दो आप तो ये है, नोट कर लीजिए, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें दिखाया गया है ये जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यहाँ पर दिखाया गया अक्षांश रेखा। आप देख रहे हैं यहाँ पर हरिकेन है। हरिकेन ये अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर हरिकेन बोलते हैं चक्रवात को। और यहाँ पर टाइफून है, यहाँ पर जापान, फिलीपींस, यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में उड़ते हैं। हरिकेन उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ये आपको याद रखना है, ये दो चीज़। किसी ये टर्नेडो भी एक प्रकार का जो है चक्रवात होता है। टर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। तो टर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टर्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती हैं निम्न दाब के कारण। क्योंकि जो बाहर की वायु होती है वो निम्न दाब की तरफ बहती है, तो अगर उच्च दाब के साथ कोई वस्तु आ जाती है उसकी चपेट में, तो वो वस्तु को खींचकर उस निम्न दाब के अंदर लेके चली जाती है और उसी में वो घूमती रहती है। फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर ढकेलकर फेंक देती है। टर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण हैं जिन्होंने चक्रवात को देखा था और जीवित बच गए थे। उन्होंने क्या बताया था कि मैंने बादल को अपने ओर देखा और आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, घर हवा में उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी।
तूफान के बाद हमें गेहूं के खेत से कचरे को साफ करना था। हमें वहां टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों और खरगोशों के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके शरीर से उनकी खाल उतार ली हो। टर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती हैं। तो यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध ना हो तो टर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। चित्र में देख रहे हैं इस तरह, अगर आपको कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं दिख रहा है तो आप जिस स्थान पे हैं उस स्थान पर इस मुद्रा में जो है आप करके बैठ जाइए, आप चक्रवात से बच जाएंगे। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। तो चक्रवात से इतनी हानियां हो सकती हैं। टर्नेडो, हमारे देश में टर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टर्नेडो कमजोर या निर्बल होती हैं, परंतु कोई विनाशकारी टर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर सकता है। अगर कोई विनाशकारी टर्नेडो है तो वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गति कर सकती है? 300 किलोमीटर पर आवर। टर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। तो जो चक्रवात आते हैं उनके भीतर टर्नेडो बन सकते हैं, ये भी जानिए। भारत की संपूर्ण तटरेखा, विशेषकर जो पूर्वी तट होता है, पूर्वी तट का मतलब जो केरल, कर्नाटक ये सब आते हैं इसके अंतर्गत, वो पूर्वी तट के अंतर्गत आते हैं। गोवा, केरल, कर्नाटक ये सभी पूर्वी तट के अंतर्गत आते हैं। तो भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील होता है। तो भारत का जो पूर्वी तट होता है वो चक्रवातों के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है, जबकि भारत का जो पश्चिमी तट होता है वो चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील होता है। तो पश्चिमी तट जो होता है कम संवेदनशील होता है, लेकिन पूर्वी तट सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर टर्नेडो का प्रतिबिंब देख सकते हैं किस प्रकार ये टर्नेडो का रूप है। हमने पढ़ा कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। तो सभी जो तूफान होते, चक्रवात होते हैं वो निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। तो वेग की माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। तो वायुमापी से जो है पवन के वेग को मापा जाता है। प्रभावी सुरक्षा का उपाय, आप किस प्रकार जो है चक्रवातों से के दुष्प्रभावों से हम बच सकते हैं। पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। तो चक्रवात पूर्वानुमान से, तो जो हमारी सरकारी व्यवस्था है, जो सरकारी संगठन है, जो मौसम विभाग होते हैं, वो चक्रवात का क्या करते हैं? पूर्वानुमान करते हैं और चेतावनी देते हैं उनसे बचने के लिए। जो सरकारी संस्थाएं हैं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था करना होता है, तभी हम इससे बच सकते हैं। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण। तो जहाँ भी चक्रवात संभव होते हैं, जो क्षेत्र चक्रवात के लिए संवेदनशील होते हैं,
वहाँ पर आश्रय की व्यवस्था करना होता है, निर्माण करना होता है और लोगों को तेज़ी से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जा सकती है। तभी हम जो है बच सकते हैं चक्रवात से, उसकी हानि से। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य, हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको रेडियो से या तो यदि आपको दूरदर्शन से, रेडियो से, समाचार पत्रों से चेतावनी दी जाती है मौसम के बारे में, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू सामान, पालतू पशुओं और वाहनों को आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं तथा सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको सजग रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को रख लेना चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ अन्य सावधानियां हैं, कुछ और सावधानियां आप रख सकते हैं यदि आप ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर चक्रवात ज़्यादा आते हैं। ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता हो, मतलब खराब हो सकता हो। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिरे गए बिजली के तारों को न छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने बाहर ना निकलें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की पूर्ति के लिए दबाव न डालें। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता करें। तो ये सभी जो हैं आपको ध्यान रखने वाला चीज़ है, किस प्रकार अपने आप को हम सतर्क कर सकते हैं चक्रवात से बचने के लिए। अब आते हैं उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई हैं। आजकल हमने आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम समय मिलता था, पहले की बात अगर करें। लेकिन आज की परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। उपग्रहों और रडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता और चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे तक उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। तो जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता जाता है, हर घंटे, हर आधे घंटे पर जो है उसकी प्रगति के बारे में, उसकी दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि चक्रवात कितना विनाशकारी हो सकता है, उस नुकसान हो सकते हैं। उससे पहले आप गठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो सभी चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करते रहते हैं और लोगों को सहयोग प्रदान करते रहते हैं, चेतावनी देते रहते हैं कि आप उनसे दूर रहिए, जहाँ भी सुरक्षित स्थान है वहाँ पर चले जाइए। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ सारांश है चैप्टर का, तो देखते हैं। उसमें हमारे आसपास की वायु दाब डालती है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर क्या होती है, संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की जो उच्च दाब की वायु होती है, ठंडी वायु, उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। गतिशील वायु क्या कहलाती है, पवन।
कारण है। तो जो असमान तापन होते हैं उसी वजह से पवन बनते हैं। अगर ताप समान होंगे तो पवन नहीं बनेंगे। जलवाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। तो जो मानसूनी पवनें होती हैं उसमें जलवाष्प होती हैं, वही वर्षा लाती हैं। उच्च वेग की पवन और वायुदाब के अंतर से चक्रवात बनते हैं। उपग्रहों, रडार जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है। अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। निम्नलिखित प्रवाह चित्र आपको उस परिघटना को समझाने में सहायक होगा जिसके कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है और तूफान और चक्रवात बनते हैं। दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर। तो दो क्षेत्रों के बीच अगर ताप में अंतर होगा तभी वायु का प्रवाह होगा। वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होंगी, तभी वायु में जो है संवहन धाराएं उत्पन्न होंगी। और गर्म वायु क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी और वहाँ पर न्यून दाब क्षेत्र बन जाएगा। ठंडी वायु क्या करेंगी, न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती हैं और उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाती हैं। तो संघनित होकर क्या करती हैं, बादल बनाती हैं। बादल में बड़ी जलबूंदें भूमि पर वर्षा, ओले और हिमपात के रूप में गिरती हैं। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती हैं, जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। रगड़ होता है दोनों में, बूंदों में और उच्च वेग से बहने वाले वायु में। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर सकती हैं। तो ये सभी पॉइंट हमने चर्चा किया इस चैप्टर में। तो आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा। जानते हैं इसमें एक चीज़ आप हर चैप्टर में पीछे दिया रहता है, देखते हैं क्या है इसमें। तड़ित गर्जन की कौंध 4 लाख किलोमीटर पर आवर से भी अधिक वेग से चलती है। आप सोच सकते हैं तड़ित गर्जन की कौंध कितने वेग से चलती है, 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। यह अपने आसपास की वायु को सूर्य की सतह के ताप से 4 गुना से अधिक ताप तक गर्म कर सकती है। तो ये जो कौंध गर्जन होती है बिजली की, यह अपने आसपास के वायु को सूर्य की सतह के ताप से 4 गुना अधिक ताप तक गर्म कर सकती है वायु को। इसलिए यह इतनी खतरनाक होती है। इसलिए कहा जाता है कि तड़ित झंझावात या बिजली से जो है हमें बच के रहना चाहिए। जो इसकी चपेट में आते हैं तो पूरी तरह झुलस जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए।